हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। आज के वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है पुष्प। सबसे पहले हम पुष्प के बारे में समझेंगे, उसके बाद निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। लैंगिक जनन में निषेचन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पहला दूसरा टॉपिक होगा हमारा इसके बाद निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन, फिर द्विनिषेचन को समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद की संरचनाएं एवं घटनाएं, और फिर अंत में असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत डिटेल में इसे कवर करेंगे। पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पुष्प। क्या होता है पुष्प? रूपांतरित पररोह होता है। पररोह का मतलब होता है शूट, यानी कि वायवीय भाग होता है जो पौधे का। भूमि से ऊपर वाला भाग यानी कि जो तने वाला भाग है उसके रूपांतरण से निर्माण होता है पुष्प का। क्या होता है ये? एंजियोस्पर्म का जननांग होता है। एंजियोस्पर्म मतलब फूल वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने होते हैं उनका जननांग होता है पुष्प। और इस पुष्प के द्वारा ही पौधों में नई पीढ़ी का निर्माण होता है, नई संतान उत्पन्न करते हैं वो। एक पुष्प में 4 भाग होते हैं जो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। अब हम पुष्प की संरचना को समझते हैं, उसके चारों भागों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पहले आता है बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स। क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहर का जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं कैलेक्स। इसका रंग हरा होता है, छोटी छोटी जो हरी पंखुड़ियाँ होती हैं, और इसकी एक पंखुड़ी जो होगी उसे हम नाम देते हैं बाह्य दल या सेपल्स। दूसरा भाग है पौधे का दलपुंज या कोरोला। पुष्प की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जिसके कारण पुष्प दिखने में बहुत सुंदर या आकर्षक लगता है उसको हम कहते हैं दलपुंज या कोरोला। और इसकी जो एक पंखुड़ी होती है उसे हम कहते हैं दल या पेटल। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इमेज को देखिए। मैंने एनिमेशन से इसे तैयार किया है ताकि बहुत क्लियरली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ सकें। पहले देखते हैं बाह्य दलपुंज या कैलेक्स। क्या होता है? मैंने कहा सबसे बाहर का चक्र, तो ये हमने सबसे बाहर का चक्र ले लिया पौधे का जिसका रंग था हरा, आप जैसे इमेज में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो एक पंखुड़ी होती है यानी एक हरी पंखुड़ी है जो, उसे हम नाम देते हैं सेपल्स। और जब ये पंखुड़ियाँ पूरा चक्र बना लेती हैं तब हम इसे नाम देते हैं कैलेक्स। तो सेपल्स यानी कि एक पंखुड़ी और कैलेक्स यानी कि पूरा चक्र। आप समझ गए इसको। दूसरे भाग को समझिए, दलपुंज या कोरोला को। रंगीन पंखुड़ियों का चक्र, ये रंगीन पंखुड़ियां हैं और इनका जो चक्र है वो है कोरोला। और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, इसकी इकाई को हम कहते हैं पेटल्स। और जब ये सारी रंगीन पंखुड़ियां एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं तब हम इसको नाम देते हैं कोरोला। अब आप इन 4 शब्दों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सेपल्स, कैलेक्स, पेटल्स और कोरोला। अगर आपको ये अभी भी कंफ्यूजिंग लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखेंगे तो ये चारों शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ एक बात को हम ध्यान देंगे कि जो दोनों भाग हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनका कार्य क्या होता है? बाह्य दलपुंज क्या करते हैं? जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दलपुंज दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं, तो इनका कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। और ऐसा ये क्यों करते हैं? ताकि कीटों के द्वारा जो नर युग्मक है जो एंड्रोशियम में बना है वो मादा युग्मक तक पहुंच सके, उनके पैरों से चिपक के या किसी तरीके से वो मादा युग्मक तक पहुंच सके और निषेचन हो सके। तो आप देखेंगे कि ये दोनों भाग सीधे तरीके से जनन में भाग नहीं लेते बल्कि केवल उसमें सहायता करते हैं। इसलिए कैलेक्स और कोरोला को पुष्प का सहायक अंग भी कहते हैं। सहायक अंग। अब समझते हैं पुष्प के नर और मादा भाग को, यानी कि पुमंग और जायंग, एंड्रोशियम एंड कार्पल या पिस्टल। पुमंग को समझिए पहले। पुष्प का नर जननांग होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन। जायंग क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसकी इकाई को हम कहते हैं स्त्री केसर या गाइनोशियम। इमेज से समझिए। इमेज में आपको 2 स्टेमन जो दिखाई दे रहे हैं, एक ये है
और एक ये है। इन दोनों को हम संयुक्त रूप से कह देंगे पुमंग या एंड्रोशियम, और इसकी इकाई यानी कि एक भाग को कहेंगे पुंकेसर या स्टेमन। तो ये एक पुंकेसर या स्टेमन है। अब इसकी संरचना को समझिए स्टेमन की। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंथर या परागकोश, और जो नीचे धागे के समान एक तंतु के समान संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं फिलामेंट या तंतु। तो हम एंड्रोशियम को समझ गए। जायंग को देखिए, इसकी इकाई को हम कहते हैं स्त्री केसर या गाइनोशियम। ये एक गाइनोशियम है। ज़्यादातर पुष्पों में एक ही इकाई होती है। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। बीच में जो तंतु समान संरचना होती है उसे हम नाम देते हैं वर्तिका या स्टाइल, और जो सबसे निचला गोलाकार भाग होता है या अंडाकार भाग होता है उसको हम कहते हैं ओवेरी या अंडाशय। तो 3 भाग होते हैं गाइनोशियम के या स्त्री केसर के। तो अब आप पुष्प की नर और मादा भाग की संरचना को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं पुमंग यानी एंड्रोशियम की संरचना, यानी कि नर भाग की संरचना को डिटेल में। पुमंग क्या होता है? ये होता है स्टेमन का गुच्छा, यानी कि स्टेमन को संयुक्त रूप से मिलाकर बनता है पुमंग। ये एक स्टेमन का डायग्राम है। इसमें मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं। जो नीचे वाला तंतुरूपी भाग होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाला भाग कहलाता है परागकोश या एंथर। इसी के अंदर निर्माण होता है पराग कणों का, जिन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। ये डिटेल संरचना है एंथर की। एंथर में मुख्यतः 2 चीज़ें हम देखने को मिलती है। पहला होता है कनेक्टिव, जो बीचों बीच होता है एंथर के। दूसरी संरचना इसमें होती है लोब। अब ये लोब एंथर में एक हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं। अगर एंथर में एक लोब होता है तब हम उस एंथर को कहते हैं मोनोथिकस, और अगर 2 लोब होते हैं तब हम उसे कहते हैं डाइथिकस। मोनोथिकस एक लोब, डाइथिकस 2 लोब। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे एक लोब है, बीच में कनेक्टिव है, और 2 चैम्बर हैं मोनोथिकस एंथर में। अगर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं तो डाइथिकस एंथर में इस हिसाब से हो जाते हैं 4 चैम्बर। एक लोब में 2 चैम्बर तो 2 लोब में 4 चैम्बर। यहाँ जो डिटेल संरचना हम देख रहे हैं वो डाइथिकस एंथर की है। बीच में कनेक्टिव देख रहे हैं, और दोनों तरफ 2 लोब हैं, और एक लोब में 2 चैम्बर हैं। तो इस प्रकार डाइथिकस एंथर में होते हैं 4 चैम्बर, और नॉर्मली डाइथिकस एंथर ही ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। अब क्या होता है, इस एंथर के इस फिलामेंट से जुड़ने के आधार पर अलग अलग प्रकार के स्टेमन पौधों में पाए जाते हैं। इसमें पहला आता है बेसिफिक्स्ड, मतलब जब फिलामेंट एंथर के बेस वाले पार्ट से जुड़ा होता है तब हम उसे कहते हैं बेसिफिक्स्ड स्टेमन। इसके बाद दूसरा स्टेमन होता है एडिनेट। एडिनेट में क्या होता है, जो तंतु यानी फिलामेंट होता है वो एंथर की पूरी लंबाई में उससे जुड़ा होता है, बीचों बीच जुड़ा होता है। इस प्रकार के स्टेमन को हम कहते हैं एडिनेट स्टेमन। अगले प्रकार का स्टेमन है डॉर्सिफिक्स्ड स्टेमन। इसमें क्या होता है, फिलामेंट एंथर के बेस से न जुड़कर उसके बीचों बीच जुड़ा होता है। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं डॉर्सिफिक्स्ड स्टेमन। इसके बाद लास्ट है वर्सिटाइल स्टेमन। इसमें क्या होता है कि जो तंतु होता है वो एंथर से बेस से न जुड़कर बीचों बीच जुड़ा होता है, और जो एंथर है उसका साइज भी लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है, और इस प्रकार टी शेप में फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है। और इस प्रकार का जो स्टेमन होता है वो विशेषता है ऐसे पौधों की जिनमें परागण यानी पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है। एंथर का साइज बड़ा होने के कारण एंथर वायु के द्वारा आसानी से हिलते डुलते रहते हैं, जिससे इनसे परागकण मुक्त हो जाते हैं और वो फीमेल गैमेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। स्टेमन की संरचना को हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं एंथर की संरचना को, और इसके लिए हम करते हैं टीएस ऑफ एंथर, यानी एंथर को बीचों बीच से काटते हैं, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ एंथर के अंदर पराग कणों का निर्माण या माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एक स्टेमन का चित्र है। हम जानते हैं नीचे वाला भाग है तंतु, ऊपर है परागकोश या एंथर। इसी का हमें टीएस लेना है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन काटना है। जब हम इसको बीचों बीच से काटते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। यहाँ बीचों बीच कनेक्टिव होता है, और उसके दोनों तरफ क्या है, लोब, और एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। इन्हीं चैम्बर में बनती हैं लघु बीजाणु धानियाँ,
या माइक्रोस्पोरेंजियम, और इनके अंदर बनते हैं लघु बीजाणु, जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। ये 4 चैम्बर हैं और प्रत्येक चैम्बर में निर्माण होता है लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लोब के बीचों बीच आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक रेखा दिखाई दे रही है। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है फटना या स्फुटन होना। तो इसी लाइन से प्रत्येक लोब फटता है और बाहर परागकण मुक्त होते हैं। अगर अब हम इस एंथर की संरचना को और बड़ा करके और डिटेल में देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। यहाँ पर इस प्रकार की 4 चैम्बर वाली संरचना दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार की संरचना हमें इस बड़े डायग्राम में भी दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में यहाँ पर आप केवल 2-3 चीज़ें नोट करेंगे। वो है बीचों बीच कनेक्टिव, जिसे हिंदी में संयोजी कहते हैं। 4 चैम्बर हैं, एक लोब में 2 चैम्बर हैं। तो इस प्रकार इस डाइथिकस एंथर में 4 चैम्बर हमें देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं 4 चैम्बर में बनती हैं लघु बीजाणुधानियाँ या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एंथर की संरचना में समझनी होती है और वो होती है एंथर वॉल या एंथर की दीवारें, जिनसे एंथर बना होता है। ये है एंथर वॉल और इनको हम डिटेल में यहाँ समझते हैं। इतना पोर्शन, यहाँ जो ये गोला आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन हमने लिया, उसको जूम करके यहाँ पे देखा तो हमें एंथर की सारी वॉल साफ दिखाई दे रही हैं। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा, जो सुरक्षात्मक लेयर होती है एंथर की। एपिडर्मिस एकल परत होती है यानी सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है एंडोथीसियम, ये भी सिंगल परत होती है। इसके बाद इसके अंदर की ओर जो 3-4 परतें होती हैं उसे हम कहते हैं मध्य परत या मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर की ओर जो सबसे अंदर की परत होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेपिटम के अंदर की ओर जो ये चैम्बर बन जाता है, इस चैम्बर को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं। यहाँ पर हमने परतों के नाम नोट कर लिए हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंथर वॉल। एंथर वॉल क्या होती हैं, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को फटाफट समझ लीजिए। यह है एक स्टेमन का डायग्राम, जिसका निचले वाला भाग कहलाता है फिलामेंट या तंतु और ऊपर वाला भाग कहलाता है एंथर या परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं, लोब और कनेक्टिव। एक लोब में होते हैं 2 चैम्बर, तो 2 लोब में होते हैं 4 चैम्बर। यहाँ हमने इसका डायग्राम देखा 4 चैम्बर का और कनेक्टिव का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंथर वॉल यानी एंथर की दीवारें कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम हमने यहाँ देखे। और अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक वॉल को कि उसके कार्य क्या होते हैं। तो ये है एंथर की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंथर वॉल यानी एंथर की दीवारें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा। ये क्या होती है, एपिडर्मिस परागकोश या एंथर का एकल स्तरित सुरक्षात्मक कवच है, यानी कि सबसे बाहर की तरफ होती है और इसका काम है एंथर को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे घर के चारों तरफ जो 4 दीवारी होती है उसका कार्य घर को सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक इसी प्रकार से एपिडर्मिस, यहाँ इस ग्रीन लाइन से मैंने अलग किया हुआ है, ये सबसे बाहर की परत है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इसके बाद एपिडर्मिस के अंदर की ओर जो दूसरी परत है उसका नाम है एंडोथीसियम। ये क्या होती है, एकल स्तरित रेशेदार परत, सिंगल फाइब्रस लेयर, इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। इसमें क्या होता है, जो एंडोथीसियम की कोशिकाएं होती हैं उनमें कैलोज नामक एक पदार्थ होता है, वो जमा हुआ होता है और इसका कार्य होता है, यानी कैलोज का कार्य होता है जब परागकोश फटता है उसके प्रस्फुटन में सहायता करना। तो यहाँ पर हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि एंडोथीसियम की कोशिकाओं में पाया जाता है कैलोज, और जिसका कार्य है परागकोश के फटने में सहायता करना, जिससे परागकण बाहर वातावरण में मुक्त हो सकें। इसके बाद आती हैं 3-4 परतें जिन्हें हम कहते हैं रेशेदार परतें, जिन्हें हम कहते हैं मिडिल लेयर। इनका कार्य क्या होता है, इनमें खाद्य पदार्थ भंडारित होते हैं जैसे कि स्टार्च, और इनका कार्य होता है जो परागकण या एंथर डेवलप होता रहता है उनको ये पोषण प्रदान करते हैं। इसके बाद सबसे अंदर की परत जो होती है उसका नाम है टेपिटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सबसे भीतर की परत या दीवार आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं टेपिटम। इसके क्या कार्य होते हैं, पहला पॉइंट है सबसे भीतरी परत है और पोषक और स्रावी का कार्य करती है। सबसे भीतर की परत है, इसके अंदर लघु बीजाणुधानी होती है जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। तो इसका कार्य होता है
कि जो इस लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनेंगे उनको पोषण प्रदान करेगी कौन? टैपिटम, सबसे भीतर की दीवार। इसके अलावा लघु बीजाणु का पोषण हमने पढ़ लिया। कैलेज एंजाइम का स्रावण जो लघु बीजाणु चतुस्क को अलग करता है। जब लघु बीजाणु इस लघु बीजाणु धानी में बनते हैं तो 4 लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं चतुस्क। इस रूप में लघु बीजाणु बाहर मुक्त नहीं हो सकते, तो टैपिटम क्या करती है? एक एंजाइम का श्रावण करती है जिसे हम कहते हैं कैलेज। कैलोज और कैलेज यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये कैलेज जो एंजाइम होता है ये लघु बीजाणु चतुस्क से लघु बीजाणु को अलग कर देता है। जो 4 चिपके हुए लघु बीजाणु हैं उनको अलग अलग कर देगा। ये कार्य भी कौन करती है? टैपिटम। कैसे करती है? एंजाइम कैलेज के श्रावण के द्वारा। अगला कार्य है इसका, टैपिटम की कोशिकाएं यूबिस बॉडी का निर्माण करती हैं। अब ये यूबिस बॉडीज क्या होती हैं? इनके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है। यूबिस बॉडी के चारों ओर क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? ये प्रकृति का सबसे अधिक प्रतिरोधी पदार्थ है, सबसे अधिक रेजिस्टेंस मटेरियल है, वो है स्पोरोपोलेनिन। अब क्यों जरूरत पड़ी स्पोरोपोलेनिन की? यहाँ पर सबसे भीतर की परत है टैपिटम, इसके अंदर बनते हैं लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु जब बाहर के वातावरण में जाएंगे तो इन्हें काफ़ी पर्यावरणीय समस्याओं, पर्यावरणीय दशाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इनको एक मजबूत कवच की आवश्यकता होती है लघु बीजाणुओं को। तो लघु बीजाणुओं की जो सबसे बाहर की परत होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और उस परत को हम कहते हैं एक्साइन। तो जब सबसे अधिक प्रतिरोधी पदार्थ से लघु बीजाणु की सबसे बाहर की परत बनी होगी तो वो वातावरण की जितनी कंडीशन है, एनवायरमेंटल जितनी टफ कंडीशन है, उनको आसानी से सर्वाइव कर जाएगा और फीमेल गैमेट तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो ये कार्य भी टैपिटम के द्वारा ही होता है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण यूबिस बॉडी के द्वारा, और स्पोरोपोलेनिन से बनती है एक्साइन जो होती है माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु की सबसे बाहर की परत। अब यहाँ 2 प्रकार की टैपिटम होती हैं। पहला प्रकार है अमीबॉइड या फिर जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम, और दूसरा प्रकार है ग्लैंडुलर या फिर जिसे हम सिक्रेटरी टैपिटम भी कहते हैं। अमीबॉइड टैपिटम में क्या होता है? इसकी कोशिकाएं आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक मल्टी न्यूक्लिएट यानी एक बहुकेंद्रकीय संरचना बनाती हैं। जबकि ग्लैंडुलर टैपिटम में क्या होता है? इसकी कोशिकाएं सिक्रीशन करती हैं, स्रावण करती हैं। यहाँ अगर एक एंथर के टीएस को हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? बीचों बीच हमें दिखाई देता है कनेक्टिव यानी संयोजी, उसके दोनों तरफ हमें दिखाई देते हैं लोब। ये डाइथिकस एंथर है तो यहाँ पे हमें 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि टोटल 4 परागधानियाँ बनती हैं एक डाइथिकस एंथर में। परागधानियों के अंदर बनते हैं परागकण, और ये संरचना जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइन ऑफ डाइसेंस। और यहाँ जो हमने संरचनाएं पढ़ी उसे हम कहते हैं एंथर वॉल या एंथर की दीवारें। इस प्रकार हमने पूरे एंथर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जुड़ जाइए सुपर शिक्षा के साथ, क्योंकि ये तैयारी है सबसे सुपर, सबसे खास।